वेरी वार्म एंड चीयरफुल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में, ओजेनेसिस और जो स्ट्रक्चर था आपका ओवम का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, तो चलिए डाल लेते हैं टॉपिक अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और जिन बच्चों को इसका डायग्राम समझना है तो एंड स्क्रीन पर भी मैंने आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एंड स्क्रीन पर, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया कि किस तरीके से आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे मत छोड़िएगा। ठीक है, तो क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ उसे। ठीक है, तो समझेंगे, लेकिन समझाऊंगा पूरी तरह से। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हमें पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल फीमेल प्राइमेट्स। तो लिखेंगे सभी, इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल फीमेल प्राइमेट्स। ऑल फीमेल प्राइमेट्स समझ में आ गया सभी को? क्लियर है इतना? अभी देखिए, उसके बाद ये बिगिन कब होती है? ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगिन कब होती है? इट बिगिंस एट द प्यूबर्टी, और उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्क। ठीक है, तो देखेंगे, बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, और बोलते क्या है हम इसको? मिनार्क। क्या कहते हैं इसे हम? मिनार्क। क्लियर है? अब इसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि हर एक साइकिल के बीच में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, वन एग इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन या फिर मिडिल ऑफ, ठीक है, एवरी साइकिल। देखिए, कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि हर 14th डे पर मंथ के लगभग। ठीक है, तो हर 14th डे पर कैसे होगा मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है, आपको पता है कि हमारा जो, अगर सपोज करो मंथ की बात करते हैं तो 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर उसका सेंटर है तो क्या होगा? 14। कितना होगा? 14। ठीक है, तो हर मंथ के 14 डेज बाद ये ऑकर होती है। ठीक है, और गैप कितना होता है? अगर एक महीने का गैप होता है सपोज करो 28 डेज का, ठीक है, तो फिर कब होगी? नेक्स्ट मंथ 14th डेट। ठीक है, तो कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि हर 14th डे पर ये 14th डेट को मतलब मंथ की ऑकर होता है। तो बेटा कंफ्यूज मत होइए कि बीच में जो गैप होता है वो 28 का होता है। मिडिल का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 28 डेज की है, तो उसके बीच में एक एग होगा, और अगला जो एग रिलीज होगा वो ठीक 28 डेज बाद होगा। क्लियर सभी को इतना? अब उसके बाद देखिए कि ये कितने डेज तक लास्ट करती है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो सब याद रखेंगे, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या बात करते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग चीज है, हम डिफाइन जब करते हैं तो, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, या फिर आपसे खाली मेंस्ट्रुएशन पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्लियरली अलग डेफिनेशन देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, लेकिन हम जब बात करते हैं किसकी? मेंस्ट्रुअल फ्लो की, तब क्या बताते हैं देखेंगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो, देखिए क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, ठीक है, वो इट केम्स आउट ऑफ द वेजिनल पैसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया इतना कि जो भाई एंडोमेट्रियम लेयर है वो लिक्विड की फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजिनल पैसेज की जब बाहर आती है, जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता या फिर जाइगोट फॉर्म नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो सभी लिख लेंगे इसमें भी, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द एग इज नॉट fertilized
द एंडोमेट्रियम लेयर, क्या, एंड्रोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस, किसकी, यूटेरस, अलॉन्ग विद किसके साथ साथ, ब्लड वेजल्स के साथ साथ, ठीक है, अलॉन्ग विद ब्लड वेजल्स फॉर्म्स लिक्विड, क्या बना लेती है वो, लिक्विड बना लेती है एक, ठीक है, एंड केम आउट, और बाहर आती है बेटा, ऑफ वेजिनल पैसेज, ऑफ वेजिनल पैसेज इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, किसकी फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए हमारी वीडियोस लेंथी क्यों होती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंप्लीट नोट्स लिखवाते हैं, ठीक है, इस वजह से, ताकि आप लोग कोई भी कंसेप्ट ना भूलें। जो बच्चे स्टूडेंट्स वीक हैं, नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए रे डायग्राम से समझना इतना आसान नहीं रहता, जबकि मैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलता हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिए, देखिए कि आप साथ के साथ नोट करते रहिए, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट हियर, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका, मैं साइड हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके आगे का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि देयर आर द 3 फेजेस इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेज होते हैं बेटा? 3 फेज, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हम लिखेंगे देयर आर 3 फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर आर 3 फेजेस ये बेटा पी है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, फेसेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखेंगे भाई कि ये कौन कौन से आपके फेसेस हैं, 3, ठीक है। तो समझेंगे ये कौन कौन से फेस होते हैं। लो भाई बना लेता हूं मैं इसको इस तरीके से। देखिए जो सबसे पहला फेस होता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेस। क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिक्यूलर फेस। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेस। दूसरा जो फेस होता है उसे बोलते हैं हम ओव्यूलेटरी फेस। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेस। थर्ड जो फेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेस। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेस। तो इन्हीं के बारे में हमको समझना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा? फॉलिक्यूलर फेस। फॉलिक्यूलर फेस में सबसे पहली चीज क्या है वो देखेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम ओजेनेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो फॉर्मेशन हो रहा था किसका? प्राइमरी फोलाइकल का, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा था सेकेंडरी फोलाइकल में, टर्शियरी फोलाइकल में, और फाइनली आपको पता है वो किस में फॉर्म हो रहा था बेटा? ग्राफियन फोलाइकल में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें भी यही बताते हैं कि जो हमारा प्राइमरी फोलाइकल है वो कंप्लीटली मतलब कन्वर्ट हो जाता है या फिर डेवलप हो जाता है किस चीज में? कंप्लीट मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन दिस फेज प्राइमरी फोलाइकल, क्या? प्राइमरी फोलाइकल डेवलप्स इनटू, डेवलप हो जाता है कंप्लीट मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल, कंप्लीट मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल। सभी को समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब देखिए साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी जनरेट होती है यहाँ पर, ठीक है। इस समय पर आपके जो यूटेरस होता है फीमेल्स में, उसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी रीजनरेट होती है, दोबारा जनरेट होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिखते हैं यहाँ पर कि क्या होता है? एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट्स। क्या करती है बेटा? रीजनरेट होती है किसके थ्रू? थ्रू पॉलिफरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिफरेशन। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब देखिए ये जो आपका प्राइमरी फोलाइकल कन्वर्ट हुआ किसमें? ग्राफियन फोलाइकल में, या फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो पॉलिफरेशन के थ्रू रीजनरेट हुई। ये जो चेंजेस हैं वो किसके द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं? आपके ओवेरियन हार्मोन्स के द्वारा या फिर पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा। तो हम बताते हैं इसमें, ठीक है, दीज चेंजेस आर
these changes are induced किए जाते हैं, ठीक है, बाई किसके द्वारा, बाई ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। सब याद रखेंगे कि ये जो आपके हैं ओवेरियन और इंक्रीज जो हो जाता है उनका लेवल, ठीक है, आर इंड्यूस्ड बाई ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। और क्या होता है इस टाइम पीरियड पर, ठीक है, विच इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, विच हुज लेवल, या हुज लेवल कर लीजिए, जिनका लेवल जो होता है, देखिए इस टाइम पर क्या होता है ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन का जो लेवल है, आप देखना डायग्राम देखोगे आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको दिखाया जाएगा, जब आपका ओव्यूलेशन की जो बीच में लाइन बनी होती है, ठीक है, उस टाइम पर आपको जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ठीक है, और पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, उनका लेवल आपको हाई मिलेगा, ठीक है। तो हुज लेवल इंक्रीज एट दिस टाइम पीरियड, इंक्रीज एट दिस टाइम पीरियड। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसमें क्या होता है आपका जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स हैं आपके, ठीक है, जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं उनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब कौन से वो हार्मोन्स आपके LSH एंड FSH, सॉरी LH और FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उनका लेवल भी क्या होता है बढ़ जाता है इस टाइम पर। और क्या स्टिमुलेट करते हैं वो आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें गोनाडोट्रोपिन्स लेवल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, मतलब किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और FSH का, ठीक है, जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है, विच स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थिंग क्या होती है इसमें क्या होता है, देखिए जो ग्रोइंग फोलाइकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपका सीक्रेट करते हैं किसको, ओएस्ट्रोजन को। ग्रोइंग फोलाइकल्स सीक्रेट ओएस्ट्रोजन, ग्रोइंग फोलाइकल सीक्रेट ओएस्ट्रोजन, ठीक है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर विद इन द फॉलिकुलर फेज। कौन कौन से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इस फेज में जो प्राइमरी फोलाइकल है आपका, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है किसमें भाई, मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल में, ठीक है। साथ ही जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वो रीजनरेट हो जाती है पॉलिफरेशन के प्रोसेस के द्वारा। और ये जो चेंजेस हैं वो आपके ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से आते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स का भी लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और जो आपके ग्रोइंग फोलाइकल्स हैं वो आपका क्या सीक्रेट करते हैं इस टाइम पर, ओएस्ट्रोजन। समझ में आ गया बेटा सभी को, क्लियर है इतना। तो देखिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो मैं इधर ये लाइन खींच लेता हूं ऐसे करके, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं भी, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम ओव्यूलेटरी फेज के बारे में कि हम ओव्यूलेटरी फेज में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है आपका, इस टाइम पर जो LH और FSH हैं आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका जो लेवल होता है वो पीक पर होता है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका आप डायग्राम बनाते हैं हम, तो उसमें डायग्राम में फ्लो इस तरीके से दिखाते हैं, देखो इस तरीके से। अब ये ओव्यूलेशन था तो देखो पीक के टाइम पर यहाँ पर क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल जो मिलता है हमें वो ओव्यूलेशन के टाइम पर मिलता है। ये लाइन जो है आपकी ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पर शो कर रही होती है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर जो आपका LH और FSH का जो लेवल होता है, ठीक है, वो पीक पर होता है, ठीक है। अब पीक पर होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्राफियन फोलाइकल है वो रप्चर करता है और जो ओवम है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इसीलिए ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इस फेज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। तो हम लिखेंगे बेटा इसमें लेवल ऑफ FSH एंड LH is at peak in this phase, is at peak in this phase and is known as LH surge। और इस जो लेवल जो हाई रहता है इनका, बहुत ज़्यादा पीक पर रहता है, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। तो याद रखना व्हाट इज LH सर्ज, पूछ लिया जाता है आपसे बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज LH सर्ज,
क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखिए कि इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है आपका इंड्यूस करता है, इट इंड्यूस द रप्चर ऑफ, रप्चर को, द रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलाइकल, किसका, ग्राफियन फोलाइकल के रप्चर करता है ये ग्राफियन फोलाइकल, ठीक है, एंड लीड्स टू release of ovum, release of ovum, and is known as ovulation, and is known as ovulation, ओव्यूलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि ओव्यूलेटरी फेज के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इतना ही आपका ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम आपका ल्यूटियल फेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ल्यूटियल फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, देखिए कि भाई अब ये हो गया आपका जो ग्राफियन फोलाइकल है वो रप्चर कर गया, उसके बाद वो क्या करता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है या फिर डेवलप हो जाता है, किसमें, वो डेवलप करना शुरू कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन, ग्राफियन फोलाइकल। देखा था ना इसमें क्या हुआ था, आपका जो ग्राफियन फोलाइकल है वो रप्चर कर गया था, अब वो क्या करना शुरू करेगा भाई, डेवलप करना शुरू करेगा, किसके अंदर, किसके अंदर डेवलप करना शुरू करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होना शुरू, अंदर नहीं में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हम, पहला पॉइंट इसमें यही है हमारा, ठीक है। इन दिस फेज कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, डेवलप्स इनटू, ग्राफियन फोलाइकल डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फोलाइकल डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप आपको इतने सभी को समझ में आ गया। ये आपका कि क्या होता है, सबसे पहले कि इसमें जो आपका ल्यूटियल फेस में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है आपका क्या, ग्राफियन फोलाइकल, ठीक है। और देखिए क्या होता है, अब ये जो आपका ग्राफियन फोलाइकल कन्वर्ट हुआ किस चीज में, आपका कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, विच प्रोड्यूस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच मेंटेन्स द, किस चीज को मेंटेन करता है, ये आपका एंडोमेट्रियम लेयर, अब एंडोमेट्रियम लेयर का मेंटेनेंस होना क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि वो आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो हम लिखते हैं इस चीज को, एंडोमेट्रियम लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ, ये मार्कर कम चल रहा है, रेड से लिख लेते हैं अभी, फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर आपके तीनों फेसेस खत्म हो जाते हैं। अब इसको भी रिकॉल कर देते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपका ग्राफियन फोलाइकल रप्चर किया था वो अब इस फेज में क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है आपका एंडोमेट्रियम लेयर को, और एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, आगे इसके बारे में पढ़ना है, कुछ एंडिंग पॉइंट जो हैं यहाँ पर आपका इसके बारे में खत्म। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको को लेना है, ठीक है। और बेटा नोट साथ के साथ बनाते रहिए, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। ले लिए सभी ने, चलिए तो मैं सीरियस कर देता हूँ, फिर आगे इसके बारे में जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी क्लियर कर देते हैं अभी। देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया कि भाई आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए। इसके बाद अब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है वो सीज हो जाता है किस टाइम पीरियड पर, आपका अबाउट 45 to 50 के एज ग्रुप पर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपका यही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल
menstrual cycle ceases at the age of around 45 to 50, ठीक है, and is known as menopause and is known as menopause. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा जितना आज हमने इस क्लास में अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे आपका, इसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है किस चीज़ का होता है बेटा, आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सभी ध्यान से समझिएगा इसको कि आपका उस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। तो सभी डाल लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। चलिए डाल लीजिए सभी जल्दी से आप हेडिंग। तो अब पहले समझेंगे हम इसमें फर्टिलाइजेशन को कि फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है आपका इस प्रोसेस को। तो इसमें जो हम पहला टर्म पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कोइटस। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, कोइटस क्या होता है आपका, ठीक है। तो देखिए जो कोइटस क्या होता है आपका, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये प्रोसेस होता है आपका कपिलेशन का, किसका, प्रोसेस ऑफ कपिलेशन, जिसमें कि जो कि लीड करता है किस चीज़ के लिए, इंसेमिनेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं आपका कोइटस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कपिलेशन, द प्रोसेस ऑफ कपिलेशन which leads to insemination, which leads to insemination is known as coitus, is known as coitus। अब देखिए कोइटस हो गया भाई, क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जब कोइटस हो गया तो आप समझेंगे, मैं इसे आपका थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा समझाऊंगा इस बार, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सपोज करो ये आपका वेजिनल पैसेज है, ठीक है, और ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर हो गई, ठीक है। चलो इस साइड का भी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप तो जानते ही कि जो आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, ओवेरी के डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं डायग्राम, जिससे नहीं आता है, ठीक है, पुरानी वीडियोस में पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए ये ओवेरी हो गया सपोज कीजिए, ठीक है आपका। अब क्या हुआ, हमने बता दिया कि भाई इंसेमिनेशन हो गया, मतलब आपका जो स्पर्म है वो एंटर कर गया वेजिनल पैसेज में, ठीक है। अब स्पर्म कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये मोटाइल स्पर्म जो हैं वो आपके थ्रू वेजाइना, सर्विक्स एंड यूटेरस, ये कहाँ पहुँचते हैं, आपके स्टमिक एम्पुलरी रीजन में, मतलब वो रीजन जहां पर कि जॉइंट पॉइंट होगा किसका, स्थमस का और एम्पुला का, ठीक है। तो हमें पता है ये हमारा रीजन क्या कहलाता है, आपका स्थमस, और ये क्या कहलाता है, आपका एम्पुला, ठीक है। तो इस दोनों के रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्थमिक एम्पुलरी रीजन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्थमिक एम्पुलरी रीजन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एम्पुलरी रीजन। अब ये जो मोटाइल स्पर्म है ये मूव करके जाता है आपका स्टमिक एम्पुलरी रीजन में, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ये एम्पुलरी रीजन हो गया, यहाँ से आपका स्टमिक हो गया, तो यहाँ पर ये आपके आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वही हम लिख रहे हैं, मोटाइल स्पर्म, जो मोटाइल स्पर्म है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है, स्टमिक रीजन, एम्पुलरी स्टमिक रीजन, कहाँ पर, एम्पुलरी स्टमिक रीजन, स्टमिक रीजन थ्रू वेजाइना, सर्विक्स एंड यूटेरस, थ्रू वेजाइना, सर्विक्स एंड यूटेरस। देखिए अच्छे से अगर ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आएगा, एंड यूटेरस कंप्लीट, बहुत आसान है। आपको ध्यान से इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत आसान लगेगा पूरा टॉपिक। अब ये क्या हुआ, ये तो आपका पहुंच गया स्पर्म यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए सिमल्टेनियसली
उसी टाइम पीरियड पर क्या होता है कि ओवेरी से ओवम का पहुंचना भी जरूरी होता है। कहाँ पर आपका, इस वाले एम्पिलरी रीजन में, स्थितिक एम्पिलरी रीजन में। तो ये सपोज कीजिए आपका ओवम है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसके बाद हम बताते हैं क्या, ठीक है। ओवम ऑल्सो रीचेज कहां पर पहुंच जाता है भाई, आपका स्टमिक एम्पिलरी रीजन में, रीचेज स्टमिक एम्पिलरी, स्टमिक कहिए या फिर स्टमिक एम्पिलरी, ठीक है, स्टमिक एम्पिलरी रीजन सिमल्टेनियसली। बेटा अगर सिमल्टेनियसली इसे एक सवाल उठता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, तो पहले इतना समझ लीजिए। तो सिमल्टेनियसली पहुंचता है, वहां पर समझाऊंगा सिमल्टेनियसली का मतलब क्या है, ठीक है। टू फ्यूज विद, क्या करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, किसके साथ, स्पर्म के साथ, ठीक है। टू फ्यूज विद स्पर्म टू फॉर्म जायगोट, क्या बनाने के लिए, जायगोट बनाने के लिए। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलो भाई ये तो आसान सा था, लेकिन बेटा यहां से जो सवाल उठता है वो ये सवाल उठता है कि वाई ऑल कप्युलेशन और कोइटस डज नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। सभी जो आपके कोइटस हैं या फिर जो आपका कप्युलेशन का प्रोसेस है वो आपके लीड क्यों नहीं करते प्रेगनेंसी को। तो बेटा उसके लिए आंसर है, उसके लिए क्या है, एक कंडीशन है हमारे पास। आंसर है क्या होगा हमारा उसका कि भाई हमारे पास देयर इज अ कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन। कंडीशन है किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। कि क्या कंडीशन है कि सिमल्टेनियसली सेम टाइम पर अगर नहीं पहुंचेंगे आपके ओवम और स्पर्म तो फ्यूजन नहीं होगा, और इसीलिए हर एक जो कप्युलेशन होता है वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता, ठीक है। कंडीशन क्या है फर्टिलाइजेशन की कि भाई जो ओवम है, ठीक है, एंड स्पर्म, जो स्पर्म है, ठीक है, मस्ट रीच स्टमिक एम्पिलरी रीजन। कहां पर, स्टमिक एम्पिलरी रीजन में, एम्पिलरी रीजन सिमल्टेनियसली, एक साथ पहुंचना पड़ेगा। आई हो आप सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो ये तो था हमारे किसके बारे में भाई कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे का समझेंगे, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इतने का ले लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे का समझाता हूं मैं आप लोगों को। हो गया, चलिए समझाता हूं आगे का। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, मैं आप लोगों को जितना भी बता रहा हूं उतना, ठीक है। ये आपका इस्तेमस मेरे सेरीज हो गया, दोबारा लिख देता हूं मैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा हमें भी, ठीक है। और ये आप जानते हैं एम्पुला। अब देखिए कि इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखिए कि इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि आपका जो प्रोसेस है, अभी यहाँ पर ये स्पर्म जो है हमने बताया कि यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज करेगा, तो फर्टिलाइज के लिए हम क्या करते हैं फर्टिलाइज के लिए, ठीक है, वो समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए कैसे होता है वो आपको मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पर कि कैसे करते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। कि देखिए जो आपका स्पर्म है, सपोज कीजिए ये आपका ओवम बना लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ओवम है, लो बड़ा सा बना लेते हैं थोड़ा सा, ये ओवम है, और ये क्या है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है। क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है। तो ये सपोज करो ये जोना पेल्यूसिडा है, क्या है, जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है। और ये आपका स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, क्या है इसके कांटेक्ट में बेटा, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये आपका स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया, ये ओवम के कांटेक्ट में आया आपका स्पर्म, किसके कांटेक्ट में, ओवम के। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है वैसे ही जो ज़ोना पेल्यूसिडा है, ये जो लेयर है बेटा, ठीक है, ये क्या करती है, चेंजेस इंड्यूस करती है, क्या करती है, इंड्यूस चेंजेस, ये चेंजेस इंड्यूस करती है, इंड्यूस चेंजेस, ठीक है, इन मेम्ब्रेन ओवम की मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस इंड्यूस करती है। वो चेंजेस इंड्यूस क्यों करती है, ताकि आपका एक ही स्पर्म क्या करे,
जो फर्टिलाइज कर पाए ओवम के साथ में, ठीक है। टू एंश्योर, किस चीज लिखनी करती है, टू एंश्योर डेट ओनली, सिर्फ वन या फिर सिंगल, ओनली सिंगल स्पर्म फ्यूज विद ओवम। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या होता है, इसी के साथ, ठीक है, अब इसमें अंदर जाने की, इसके साइटोप्लाज्म में अंदर जाने की परमिशन, मतलब जो आपके ओवम की मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्पर्म की एंट्री की परमिशन जो है वो कौन प्रोवाइड करवाते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। तो एक्रोसोम याद रखना, मैं इसलिए रेड से लिख दे रहा हूं इसे यहां पर, एक्रोसोम, ठीक है। अलाउ द एंट्री, ये एंट्री को अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, अलाउ द एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इन द, किसके अंदर, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट इसमें नहीं ना, तो ध्यान से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है आपका, जो आपको याद रखना है, एक्रोसोम जो है वो यहां पर हमने बताया कि एंट्री को अलाउ करते हैं, ठीक है। उसी के साथ क्या होता है, देखिए जैसे ही आपका कांटेक्ट में आता है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है किस चीज़ के, ओवम के, तो जब हमने आपको वो जेनेसिस समझाया था तो हमने बताया था कि हमेशा याद रखना कि जो आपका फॉर्मेशन होता है ओवम का वो कब होता है, जब आपका स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है और वो ग्राफियन फोलिकल जब रप्चर करता है तब, और उस टाइम पर वो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे ये रिपीट, जैसे अभी आपको पता है आ गया इसके कांटेक्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स, ठीक है। और मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्या फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, देखिए ये फॉर्म करता है आपका, एक तो सेकंड पोलर बॉडी, क्या फॉर्म करता है, सेकंड पोलर बॉडी, और क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड ओवम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओओटेड भी कहते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड ओवम सेल, ठीक है, और सेकंड पोलर बॉडी आपका जनरेट करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब होता क्या है, देखिए कि ये आपका जनरेट हुआ, अब ये आपका फिम्ब्रिया के जरिए, ये फिम्ब्रिया होते हैं, ठीक है, फिम्ब्रिया के थ्रू ये फिम्ब्रिया इन्हें सक करेंगे, ठीक है, और ये कहां पहुंच जाएंगे, आपके स्टमिक एम्पिलरी रीजन में, कहां पर, स्टमिक एम्पिलरी रीजन में। अब स्टमिक एम्पिलरी रीजन में हमें आपका, सॉरी, वहां पर ही आपका ये फॉर्मेशन हुआ, तो अभी यहां पर ये इसके साथ फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, जायगोट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ओवम जो है यहां से, ठीक है, मिलता है किसके साथ में, आपका हैप्लॉइड स्पर्म के साथ में, किसके साथ में, हैप्लॉइड स्पर्म, और क्या फॉर्म कर लेता है बेटा, जायगोट, क्या बना लेता है, जायगोट। सो यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आया पहली बार, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि यहां पर आपका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और जो जनरेट आपको जो प्रोड्यूस होते हैं वो होता है आपके सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, और हैप्लॉइड ओवम, ठीक है, जिसको हम ओटेड भी कहते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड ओवम ओटेड कंबाइन होता है किसके साथ, हैप्लॉइड स्पर्म के साथ, और क्या बना लेता है, यहाँ पर आपका जायगोट बना लेता है। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होता है हम वो समझेंगे, ठीक है। जायगोट भी कैसा होगा आपका, डिप्लॉइड, लेकिन जायगोट कैसा होगा आपका बेटा, डिप्लॉइड, याद रखना, डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होता है, कैसा, डिप्लॉइड। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस समझेंगे। इसके आगे के प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए ये, इसके बाद मैं ऊपर आपको समझा रहा हूं तो आप समझिएगा, ठीक है। अब आपको जो समझना है तो मैं इतना इरेज कर दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ले लीजिए। चलिए देखिए, अब आपको पूरा फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि क्या हुआ, आपको बता दिया गया कि किस तरीके से जायगोट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं इम्प्लांटेशन की, कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसीलिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया अभी, ठीक है, क्योंकि हमें अब इम्प्लांटेशन कराना है तो हमें यूटेरस वगैरह के डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपको पता है आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो अभी सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ, देखिए कि अभी आपका फॉर्मेशन हो गया, सपोज करो इधर जायगोट का, सपोज करो ये मैंने बता दिया ये आपका जायगोट है, ठीक है। अब जो एम्पिलरी रीजन है आपका, स्टमिक एम्पिलरी रीजन है, ठीक है, तो हमें पता है कि जायगोट क्या हुआ, फॉर्म हुआ,
अब जाइगोट जो है वो मूव करना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है बेटा, मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स द यूटेरस, टुवर्ड्स द यूटेरस मतलब स्टमक की तरफ, टुवर्ड द स्टमक, स्टमक रीजन, खाली स्टमक, एम्पुलरी स्टमक रीजन नहीं, खाली स्टमक, क्योंकि वो रीजन यहाँ से इधर साइड मूव करना पड़ेगा, करना शुरू करता है स्टमक रीजन, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जैसे ही वो मूव करना शुरू करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज टुवर्ड यूटेरस, क्लीवेज टुवर्ड यूटेरस। याद रखेंगे कि जो बाद में आपका जाइगोट जो फॉर्म होता है वो जब मूव करता है टुवर्ड द स्टमक एंड यूटेरस तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज टुवर्ड यूटेरस। तो सभी बच्चे इस चीज़ को याद रखेंगे अच्छे से कि इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। समझ में आ गया इतना, सभी को क्लियर है। अब उसके बाद देखिए जैसे ये मूव करना शुरू करता है तब आपका ये क्या करता है, फॉर्म करता है डॉटर सेल्स को, ठीक है, कितने, तो याद रखेंगे सभी। उसके बाद क्या करता है, जैसे ये क्लीवेज जब होती है तो ये क्या करता है, फॉर्म करता है, फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है, डॉटर सेल्स, क्या फॉर्म करता है बेटा, डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है, डॉटर सेल्स, ठीक है। कितने डॉटर सेल्स, इनकी काउंटिंग भी है तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की तो 8 और 2 की 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, तो 2 4 8 16 डॉटर सेल्स, मतलब इतने ये डॉटर सेल्स बना लेता है, मतलब 2 भी बना सकता है, 4 भी, 8 भी और 16 भी, ठीक है, डॉटर सेल्स। और इन डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लास्टोमर्स, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। समझ में आ गया सभी को, दीज आर नोन एज ब्लास्टोमर्स, ठीक है। तो आप बताएंगे जो क्लीवेज टुवर्ड यूटेरस के बाद जो आपका जाइगोट होता है इट फॉर्म्स 2 4 8 to 16 डॉटर सेल्स नोन एज ब्लास्टोमर्स, ठीक है, ये ब्लास्टोमर्स कहलाते हैं आपके। अब देखिए क्या होता है कि जब जिस जाइगोट के अंदर, क्या, जिस जाइगोट के अंदर आपके ZYGOTE जाइगोट के अंदर 8 से लेकर के 8 to 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं, ठीक है, ब्लास्टोमर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, मोर्यूला, क्या कहलाता है, नोन एज मोर्यूला। मैं इसे रेड मार्क कलर से मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, उसे हम मोर्यूला कहते हैं बेटा, क्लियर है। तो उसे हमने मोर्यूला बता दिया। अब देखिए क्या होता है कि जो मोर्यूला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेवलप करता है, आपका डेवलप करेगा, डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म इनटू, एंड ट्रांसफॉर्म, डेवलप करके ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो आपका किस चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, तो उसको हम जब वो आपका मोर्यूला ये जो है जिसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमर्स हैं, जब वो डेवलप करता है और ट्रांसफॉर्म करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या कहते हैं उसे हम, ब्लास्टोसिस्ट। तो याद रखेंगे सभी, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्लियर है सभी को इतना। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो आपके ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है, हाँ, जो आपके ब्लास्टोमर्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज रहते हैं, ब्लास्टोमर्स इन ब्लास्टोसिस्ट, किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, इन 2 लेयर्स, 2 लेयर्स में अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब ये 2 लेयर में रहते हैं तो जो आपके देखिए कौन कौन सी लेयर हैं, पहली आपकी जो लेयर होती है, ठीक है, वो होती है आपकी आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, क्लियर है। तो पहली लेयर कौन सी होगी बेटा आपकी, आउटर लेयर, ठीक है। अब जो आउटर लेयर में अरेंज रहते हैं ब्लास्टोमर्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और दूसरा आपका इनर सेल ग्रुप में, जो आपकी इनर लेयर में, इनर लेयर सेल ग्रुप जो होते हैं के रूप में आपके अरेंज रहते हैं ये, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, उसे क्या बोलते हैं हम, इनर सेल मास, इनर सेल मास। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए बाद में क्या होता है कि जो आपके ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये अटैच कर जाता है, अटैचेज विद एंडोमेट्रियम लेयर, विद एंडोमेट्रियम लेयर, मेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, मतलब देखिए क्या हुआ, वो यहाँ से आया आपका जाइगोट, अब इसके अंदर 2 4 8 16 ब्लास्टोमर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। और जिसके अंदर 8 से 6 होंगे, 16 होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा,
मोरियुला, ठीक है, और मोरियुला बाद में डेवलप कर जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट। इसकी 2 लेयर होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आउटर लेयर है उसकी, ठीक है, क्या आउटर लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, वो अरे आपकी एम्बेड हो जाती है, अटैच हो जाती है किस चीज से, एंडोमेट्रियम लेयर से, ठीक है, इससे अटैच हो गई। और जो इनर सेल्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जो है आपके जो इनर सेल मास है, ये क्या है आपका इनर सेल मास, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनर सेल मास, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है किस चीज में बेटा, जाइगोट में, सॉरी बेबी में आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप ये आपका किस में कर जाएगा, डिफ्रेंशिएट एम्ब्रियो में, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो देखिए आपको हमें वही भी लिखा, अटैचेज विद एंडोमेट्रियम लेयर, और जो इनर सेल मास है वह आपका डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट इनटू इनर सेल मास, सॉरी एम्ब्रियो, ठीक है। तो इनर सेल मास आपको डिफरेंशिएट करेगा किसमें बेटा, एम्ब्रियो में। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया। देखो बहुत आसान है, अगर याद रखोगे तो जाइगोट जब मूव करता है स्टमक रीजन की तरफ, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ यूटेरस टुवर्ड यूटेरस, सॉरी, ठीक है। उसके बाद वो जब ये मूव करता है तो ये फॉर्म करता है आपका, ठीक है, जाइगोट 2, 4, 8, 16 से 8 से 16 तक आपके डॉटर सेल्स जिसे कि हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं, और जिस जाइगोट के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं उसे हम मोरियुला कहते हैं, और मोरियुला बाद में डेवलप या ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर होती हैं, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर लेयर को हम इनर सेल मास कहते हैं। बाद में जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच होता है आपका एंडोमेट्रियम लेयर से, ठीक है, और जो आपका इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट कर जाता है एम्ब्रियो में। क्लियर है इतना सभी को। अब जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का जो थोड़ा सा बच रहा है वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि चलो मैं रेज नहीं कर रहा हूं, इसकी शॉट ले लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं कि जब ये आपका अटैच हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड, ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, टू एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया बेटा, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे ही एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है वैसे ही जो इनर सेल्स हैं वो क्या करते हैं आपका आपका यूटेरस के जो यूटेराइन सेल्स हैं वो क्या करते हैं आपका जल्दी से रैपिडली ग्रो करना शुरू करते हैं, डिवाइड करते हैं रैपिडली और कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, जिसकी वजह से वो एम्बेड हो जाता है किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो यूटेराइन सेल्स हैं वो जल्दी से रैपिडली ग्रो करना शुरू करेंगे और ये एम्बेड हो जाएगा आपका यूटेरस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे आफ्टर द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम यूटेराइन सेल्स, कौन से बेटा, यूटेराइन सेल्स डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर कर लेते हैं फिर वो किस चीज को, इन द इनर सेल मास यानी एम्ब्रियो, ठीक है, एंड कवर्स द एम्ब्रियो, ठीक है, ड्यू टू विच इट गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस, और इसी प्रोसेस को नोन एज इम्प्लांटेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही था कि आपका जब ये यहाँ पर अटैच हो गया ट्रोफोब्लास्ट तो ये आपके यूटेराइन सेल से जल्दी से रैपिडली डिवाइड करेंगे, उसे कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से वो एम्बेड हो जाएगा एम्ब्रियो यूटेरस में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, गुड। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है आपका प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान से समझिएगा। डाल लीजिए सभी टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ध्यान से समझेंगे सभी क्या होता है। देखिए अभी भी हमने पढ़ा कि जो हमारा जो इम्प्लांटेशन है का प्रोसेस था, जो इनर सेल मास है वो इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में, ठीक है, क्या होता है कि जो
अभी ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो करता है, ठीक है, क्या, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, समझ में आ गया क्या, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये प्रोड्यूस करता है और उनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रॉनिक विलाय, क्या बोलते हैं, क्रॉनिक विलाय, क्रॉनिक विलाय। अब क्या होता है देखिए, ये जो क्रॉनिक विलाय हैं, ठीक है, ये आपके यूटेराइन टिश्यूज के साथ में मिलकर के एक फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लस यूटेराइन टिश्यूज, यूटेराइन टिश्यूज, और ये मिलकर के क्या बना लेंगे आपका, इज इक्वल टू फॉर्म करेंगे फंक्शनल यूनिट, क्या, फंक्शनल यूनिट को फॉर्म करेंगे जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आपका क्या होता है उसका नाम, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये प्लेसेंटा कनेक्टेड रहता है एम्ब्रियो के साथ बाय द यूम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कनेक्ट रहता है आपका, ये कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड टू एम्ब्रियो, ठीक है, कनेक्ट रहता है एम्ब्रियो से, ठीक है, विया किसके द्वारा, यूम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपको याद रखना है ये हमेशा यूम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि भाई प्लेसेंटा के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, तो सभी ध्यान से समझेंगे कि आपके इसमें फंक्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है देखिए, तो आप सभी बता देंगे, ये एक बड़ा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाती तो आप सबसे पहले यही बोलेंगे, प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यूज, ठीक है, विच हेल्प्स इन। उसके बाद आपके बताएंगे उसके फंक्शंस। तो हम बात करेंगे इसके बाद प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में, किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। देखिए ये क्या करता है, पहली बात विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये क्या करता है आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस, वेरियस सब्सटेंस। अब वो वेरियस सब्सटेंस क्या है वो दूसरे पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है, किसकी चीज के एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो तक क्या पहुंचाता है बेटा, क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। किस चीज के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये चीज समझेंगे अब, ठीक है। ये आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किस चीज के, CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है आई होप, ठीक है। तो उनके ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अभी यहां पर हमारा क्लियर हो गया किसका फंक्शंस, प्लेसेंटा का फंक्शंस हमारे सामने क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद भी हमारा कुछ बच जाता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये जो आपका प्लेसेंटा है मैं इस साइड लिख देता हूं, और जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो हम बताएंगे, इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये फंक्शन तो बेटा कब से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़े थे हमने, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कुछ अलग है, हट करके है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके और कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इस साइड देखेंगे, ठीक है, कि वो फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब ये मैंने बताया एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह, आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो ये भी क्या करता है बेटा, रिलीज करता है कुछ हॉर्मोन्स को, ये भी आपका रिलीज करेगा हॉर्मोन्स, ठीक है, रिलीज हॉर्मोन्स। अब बात आई
कि सर कौन से ये हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है उनके नाम है HCG और HPL पहले तो, ठीक है, HCG, ठीक है, एंड HPL, ठीक है। तो HCG और HPL हार्मोन ये सीक्रेट करता है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो HCG की फुल फॉर्म होती है आपका H से ह्यूमन, C से क्रॉनिक और G से गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो कौन से हार्मोन रिलीज करता है ये, पहला तो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। दूसरा है आपका HPL, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बेटा आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्लियर है। तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। और कौन कौन से जो हार्मोन है ये जो आपका रिलीज करता है, ठीक है। तो वो है एक तो आपका ओएस्ट्रोजन एंड प्लस प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है। बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, ओएस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजेन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, ये कौन सा करता है, प्रोजेस्टोजन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रोजेस्टोजेंस करता है। तो ये हार्मोन्स ये सीक्रेट करता है, ठीक है। और इस टाइम पर आपको कुछ और हार्मोन्स के बारे में बताया गया है, तो आपको उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप सभी क्या कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे का डिस्क्राइब करता हूँ। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी ने। चलिए आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप कि जो भी हमने पढ़ा है। अब हमारा थोड़े से हार्मोन्स के बारे में रहना है, और तो हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा, जो कि आपका फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं किस चीज़ को, प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेटर जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेटर रिलैक्सिन फ्रॉम ओवेरीज एंड अदर हार्मोन्स लाइक तो देखिए मेंटेनेंस की बात चल रही है यहाँ पर, किस चीज़ की बात चल रही है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए, प्लस फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं अदर देन दीज रिलीज्ड बाय द योर प्लेसेंटा, तो उनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हार्मोन और रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन होता है और थायरोक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन तो लिखवा दिया, तो अब कौन सा है, कॉर्टिसोल, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। कॉर्टिसोल लाइक कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन बाई थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आर रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं, टू मेंटेन करके रखने के लिए बेटा, किस चीज को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, मेंटेन प्रेगनेंसी, मेटाबॉलिक चेंजेस एंड सपोर्ट फीटल ग्रोथ आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है सभी को इतना। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है, वो डिस्क्राइब करते हैं आपको। जब फीटल ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि जो आपका इनर सेल मास है, मैंने बताया था आपको कि जो इनर सेल मास, ठीक है, वो आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, किस चीज़ में, एम्ब्रियो में। तो भाई ये जो जब डिफ्रेंशिएट करता है तो उस टाइम पर ये 3 लेयर्स में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। क्या होता है कि इनर सेल मास जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है किस चीज़ में, 3 लेयर्स में, एम्ब्रियो बनाने के लिए 3 लेयर्स में करता है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। वो 3 लेयर्स कौन सी होती है बेटा, पहले तो वो सीखेंगे। पहली जो लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, एक्टोडर्म। कौन सी होती है, एक्टोडर्म। दूसरी आपकी मीजोडर्म, ठीक है। तीसरी आपकी एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म आउटरमोस्ट लेयर होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। और मीजोडर्म मिडिल लेयर, बीच वाली,
मतलब आपकी आउटर मोस्ट लेयर मतलब एक्टोडर्म के और एंडोडर्म के जो बीच में होती है वो मेसोडर्म, ठीक है, ये मिडल लेयर होती है, ठीक है। अभी मार्कर चेंज करने दो जरा मुझे, मिडल लेयर, ठीक है। और जो एंडोडर्म होती है, कौन सी, एंडोडर्म, वो क्या होती है आपकी इनर लेयर, क्या होती है बेटा, इनर लेयर। आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। उसके बाद और बेटा देखिए अब क्या होता है, ये जो इनर सेल मास के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बेटा, ग्रीन मार्क्स लगा लो, क्योंकि अगर नीट एस्पिरेंट है, मुझे पता है बायो लेने वाले सारे स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट होते हैं, तो आपके सारे वन वर्ड्स क्लियर होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो इनर सेल मास है इसके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, ठीक है। और इनकी खास बात क्या होती है बेटा, इनके पास एबिलिटी होती है, क्या होती है, हैव एबिलिटी, ठीक है, किस चीज की, टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनटू ट्रांसफॉर्म, या फिर आप कह लीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, ठीक है, इनटू ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ये बाकी के आपके सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जिसके बाद में आपकी जो डिजिट्स वगैरह आती हैं। तो आई होप इतना सभी को क्लियर है। इसके बाद जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं आपका जो फीटल डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आई होप जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रीज कर देता हूँ। ले लिया, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया, मैं इसे रीज करता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो सभी डालेंगे फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ही इजी वे में मैं आपका इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे बेटा कि आपका इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, जिन जिन मंथ्स की मैं आपको बता रहा हूं उनको लिख लेंगे, ठीक है। पहले तो फर्स्ट मंथ, फिर सेकंड मंथ, ठीक है, फिर थर्ड मंथ। देखो कई बार कंफ्यूज मत होना, कई बार आपको थर्ड मंथ की जगह वैसे हमको पता है कि अगर हमको लिखा हुआ है 12 वीक, तो मतलब हमको पता है एक महीने में कितने वीक होते हैं बेटा, 4, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया, 3 मंथ, ठीक है। तो आपको तीसरा 12 अगर वीक या फिर 3 मंथ कुछ भी मिल जाए तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। थर्ड, फोर्थ आपका 5th मंथ मान लीजिए, ठीक है। आपका डायरेक्ट मंथ ही लिखा ना मैंने, 12 वीक्स, सेकेंड मंथ 12 वीक या फिर 3 मंथ। उसके बाद देखिए 5th मंथ, ठीक है। अब 5th मंथ तक समझ में आ गया। इसी तरीके से कई बार आपको 6th मंथ को बहुत से बार आपको 24 भी लिखा मिलता है, किसी को भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। सपोज करो 24 वीक का मतलब क्या हो गया आपका 6 मंथ, क्या 6 मंथ। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ी बात मेरी कहने की ये है, ठीक है। कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल जाए। 6 मंथ्स के बाद हम किसकी बात करते हैं, फिर सीधे 9 मंथ्स की, ठीक है। और ये बात किस चीज़ की हो रही है बेटा, आपके फीटल डेवलपमेंट की, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर। तो हम बताते हैं इसके अंदर कि कब किस जो आपका जो फीटस है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए पहले मंथ में क्या होता है, उसका हार्ट प्रिपेयर हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ हार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसकी लिम्स और डिजिट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, कब, 2 महीने के बाद, ठीक है। 2 महीने कंप्लीट होते ही उसकी लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट्स, क्लियर है सभी को। अब उसके बाद बात करते हैं हम 12 वीक या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है 3 मंथ्स। तब क्या होता है, ऑल ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं उसके, ऑल ऑर्गन सिस्टम, ऑल ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद देखेंगे बेटा और क्या होता है आपका, फिर आती है आपकी बात 5th मंथ की। 5th मंथ में क्या होता है, उसकी बॉडी पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी। उसके बाद देखेंगे बेटा नेक्स्ट आगे हमको क्या बताना होता है, 6th मंथ में उसके आईब्रोज, आईलैशेस, ठीक है, और मतलब सभी के तरीके से हेयर आ जाते हैं, ठीक है। सिर पर हेयर्स, ये तो हेयर्स पर हेड वाले थे, अब इसमें तो उसके बॉडी हेयर्स, आईब्रोज एंड आईलैशेस, आईब्रोज एंड आईलैशेस ये भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लेट हमारे पास यही आते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको 9th मंथ में क्या होता है कि फुली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है उसका, फुल डेवलपमेंट, ठीक है। फुल डेवलपमेंट हो गया मतलब रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर डिलीवरी, DELIEVERY। तो बेटा ये था हमारा किसके बारे में, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। चलिए तो फिर अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, विच इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो सभी जल्दी से डाल लीजिए, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्लियर है सभी को। अब देखिए इस टॉपिक में हमें समझना है अच्छे से कि पार्चुरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। डिफाइन सभी कर लेते हैं, उसका मैकेनिज्म को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि इसमें हम जो वर्ड पहले जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या करते हैं हम, आपका गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज 9 मंथ इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो डालेंगे गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो बेटा सभी आप तैयार कर दीजिए अच्छे से और समझते रहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस है, ये पार्चुरेशन के बारे में हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो जो पार्चुरेशन होता है वो इंड्यूस किया जाता है आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो हम लिखते हैं पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब क्या है, देखो आपका जो रिफ्लेक्स जनरेट होगा आसपास सेल के द्वारा, वो तो नर्व्स के द्वारा जाएगा। एंडोक्राइन, उसके साथ ही क्या रिलीज होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका वो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करेगा और जो कि हेल्प करेगा पार्चुरेशन में। तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपके नर्व सेल्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का, और ये कंप्लीट मैकेनिज्म कहलाता है आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि इसमें होता क्या है। इन दिस मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसमें होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है आपका, इन दिस जो फुली डेवलप्ड आपका प्लेसेंटा और आपका फीटस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इंड्यूस करता है मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इन दिस फुली डेवलप्ड, क्या फुली डेवलप्ड, क्या फुली डेवलप्ड बेटा, फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस या फिर इंड्यूस बात है कि इंड्यूस मिल्ड इंटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बेटा याद रखना जरूरी है कि व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो आप बताएंगे दे आर द मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस्ड बाय द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। समझ में आ गया सभी को क्या होता है आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब क्या होता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है कि ये ट्रिगर कर देता है किस चीज को, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। तो हम बताएंगे कि ये अब ये क्या हुआ कि भाई फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा कि ये ट्रिगर करेगा, ठीक है, किस चीज को, प्रोडक्शन को, किस चीज के भाई, प्रोडक्शन को किस चीज के, ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन आपको पता ही है कहां से रिलीज होता है भाई, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मदर के पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब
इसकी वजह से क्या होता है बेटा, देखिए कि जो आपका ये ऑक्सीटोसिन है जो कि रिलीज हुआ है, ठीक है, ये एक्ट करता है किस पर, यूटेराइन मसल्स पर, और कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका, ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट करता है भाई, ठीक है, यूटेराइन मसल्स के ऊपर। किसके ऊपर, यूटेराइन मसल्स के ऊपर, ठीक है, एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल्स एंड कॉज, और कॉज करता है बेटा, ठीक है, कॉज करता है, क्या कॉज करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। क्या जनरेट करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। समझ में आ गया सभी को, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है, तो मतलब क्या है, यही जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बार बार आपका यही जो प्रोसेस है जब रिपीट होता रहता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उसने क्या किया आपका, फिर उसने क्या किया, मिल्क आपका यूटेराइन मसल्स में कॉज किया क्या, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू, हम बता देते हैं इसके बाद, मैं लिखवा देता हूं फिर भी, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स ही है कि भाई अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, फिर दोबारा वो ट्रिगर कर देगा किसको, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर से काम करेगा, फिर दोबारा आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिमुलेटरी, तो रिफ्लेक्स भी है भाई कि अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीटोसिन, तो ये रिफ्लेक्स भी है, ठीक है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, ठीक है, बिटवीन किसके बीच बीच में भाई, ऑक्सीटोसिन और एंड, ठीक है, यूटेराइन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, कॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ बेबी, एक्सपेल्ड आउट बेबी को एक्सपेल आउट कर देता है ये थ्रू बर्थ कैनल, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पार्चुरेशन क्या होता है। दोबारा समझ लीजिए, एवरेज जो ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की 9 मंथ्स होती है, उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पार्चुरेशन जो इंड्यूस किया जाता है उसका मैकेनिज्म क्या है, आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें आपका नर्व सेल्स प्लस आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है, वो इंड्यूस करते हैं मिल्ड यूटेराइन, ठीक है, सॉरी मिस्टेक से हो गया वो, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि ट्रिगर करता है आपका प्रोडक्शन को ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। कहां से होता है आपका वो रिलीज, मैटरनल पिट्यूटरी से। उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करता है, वो एक्ट करता है, सॉरी, किसके ऊपर, यूटेराइन मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होते हैं। अब क्या हुआ कि ये बेटा रिफ्लेक्स प्रोसेस है, क्या हुआ, हमने ऊपर ही पढ़ा कि भाई जब अगर क्या होता है, जो फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा अगर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, वही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं, तो फिर दोबारा क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीटोसिन। इसलिए क्या है ये, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन ऑक्सीटोसिन एंड यूटेराइन मसल्स। तो लगातार रिफ्लेक्स चलता रहता है आपका किसके बीच में, ऑक्सीटोसिन के बीच में और यूटेराइन मसल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है थ्रू द बर्थ कैनल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। आयो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा जिसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से फटाफट लीजिए, उसके बाद लैक्टेशन हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ले लिया, चलो मैं सीरीज कर देता हूं। बेटा नोट्स में कन्वर्ट करते चले, मैं कंप्लीट लाइन नहीं बनाता हूं, तो आप क्या करें, इसे उतार करके रखें अपनी रफ नोटबुक्स में और इसे कंप्लीट नोट्स में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। मैं फिर कह रहा हूं, देयर इज नथिंग बेटर देन योर ओन सेल्फ मेड नोट्स, और आप इनसे बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लाइफ में, जिंदगी में एक बात मेरी हमेशा याद रखना, प्रिपेयर बिफोर यू फेल्स, ठीक है। इफ यू फेल टू प्रिपेयर देन यू हैव फेल्ड प्रिपेयर टू फेल। तो बेटा अगर आप प्रिपेयर करने में फेल हो गए तो आपने प्रिपरेशन कर लिया फेल होने की, समझ लीजिए। तो प्रिपरेशन में फेल मत होइए बेटा कभी, ठीक है। ये जिंदगी का उसूल बना लो कि प्रिपेयर करना है फेल होने से पहले हमेशा,
ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम बेटा लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है बेटा, देखिए जो ममरी ग्लैंड्स हैं, लैक्टेशन की बात कर रहे हैं हम, ममरी ग्लैंड्स, ठीक है, कब एट द पार्चुरेशन, एट द पार्चुरेशन, जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, ठीक है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लैक्टेशन, ठीक है। अब इसका यूज होता है, आपको पता ही है, दूध क्या किस काम में आता है, ये मदर मिल्क, टू फीड द बेबी, इट इज यूज टू फीड द बेबी, यूज टू फीड द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपका वो है कोलोस्ट्रम एक, ठीक है। तो आपको कोलोस्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए, कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द पार्चुरेशन, ठीक है, तो वो आपका रिच होता है बेटा एंटीबॉडीज में और डेवलप करता है रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। वो जो एंटीबॉडीज होती हैं आपकी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग इनिशियल few days of parturition, ठीक है, is rich in antibodies, किस में रिच होता है बेटा, एंटीबॉडीज में वो रिच होता है, ठीक है, और हेल्प करता है, डेवलप करता है, एंड डेवलप्स, क्या करता है बेटा, वो डेवलप करता है रेजिस्टेंस को, किसमें, इन द न्यूबॉर्न बेबी, डिसीजेस के खिलाफ, इन द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, इट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो उसकी बॉडी में करता है न्यूबॉर्न बेबी की में। तो ये था आपका कंप्लीट बेटा इस चैप्टर के बारे में, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बहुत ही जल्दी अगले चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। और बेटा साथ के साथ तैयारी करते रहें, आपको इंग्लिश की भी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो आप वहां से जा करके इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं। और जिस किसी को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो कि मैंने कंप्लीटली बना रखे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक मेरी वेबसाइट की मेरे इंस्टाग्राम में है और मैं इसमें भी दे दूंगा। और हमें हमारे रिसेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज मेरी हमेशा से आपकी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज शेयर दीज वीडियोस टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस, ठीक है, और इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने के हमारे अभियान में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।